आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स, जनजाति। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द ट्राइब्स या डिफिनीशन ऑफ द ट्राइब्स। दूसरा इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब। और फिर थर्ड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब या वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब। आवर टॉपिक इज ट्राइब, जनजाति। और इसके अंतर्गत जो हम सबसे पहले आपको बताएंगे वो डिफिनीशन ऑफ ट्राइब, यानी कि जनजाति की परिभाषा या जनजाति क्या है। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, जनजाति की क्या विशेषताएं होती हैं। और थर्ड जो है फिर इसमें हम आपको बताएंगे वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब, यानी कि जो जनजातियां पाई जाती हैं उनका विश्व वितरण किस प्रकार है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ट्राइब्स। उन ट्राइब्स की जो विशेषताओं के साथ हम आपको उसका विश्व वितरण बताएंगे। तो फर्स्टली हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्राइब या डिफिनीशन ऑफ ट्राइब, जनजाति। जनजाति, तो जनजाति को अगर डिफाइन किया जाए तो जनजाति क्या है? ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप। Tribe is a social group which occupies a definite area and characterized by cultural homogeneity and a unifying social organization। मतलब कि जो जाति है हमारी वो क्या है? एक तरीके का सामाजिक ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है जिसकी विशेषता है उसकी सांस्कृतिक समरूपता और उसका संयुक्त सामाजिक संगठन। मतलब जो ट्राइब होता है वो क्या है? ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप। जो ट्राइब होता है, जनजाति होती है, वो एक सामाजिक ग्रुप होता है जो एक विच ऑक्यूपाइज अ डिफरेंट एरिया, जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, and characterized by cultural homogeneity and a unifying social organization। और जो इसकी विशेषता होती है वो सांस्कृतिक समरूपता और एक संयुक्त या मजबूत सामाजिक संगठन, इसकी विशेषता होती है। ठीक। द आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ ट्राइब इज क्लोजली लिंक्ड विद द नेचर and with the natural resources and the environment where they live। जो इनकी पहचान है और जो इनकी संस्कृति है वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जो है लिंक्ड होती है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है जिस पर्यावरण में वे रहते हैं। तो ये ट्राइब की डिफिनीशन है। तो ट्राइब क्या है? ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप विच ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट एरिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल होमोजेनिटी एंड अ यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। द आइडेंटिटी एंड द कल्चर ऑफ द ट्राइब इज क्लोजली लिंक्ड with the natural resources and the environment where they live। जिस पर्यावरण में वो रहते हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से उनकी पहचान और उनकी संस्कृति जो है मुख्य रूप से संबंधित। फिर से आप एक बार सुन लें। जो जनजाति एक सामाजिक ग्रुप होता है
जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी विशेषता उसकी सांस्कृतिक समरूपता और संयुक्त सामाजिक संगठन होती है। जनजाति की पहचान और संस्कृति उसके प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि जैसे पिग्मी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करते हैं, शिकार करते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। यही एस्किमो जो है वो इग्लू के बना के बर्फ़ के उसमें रहते हैं, बर्फ़ के जो है घर बनाते हैं जिनको हम लोग इग्लू कहते हैं, और मुख्य रूप से मछलियों का जो है फिशिंग करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। इसी तरीके से मसाई है, वो पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, वे मुख्य रूप से जो है जो है क्या है, कृषक हो गए हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? उनके पर्यावरण से संभव हुआ। उनको जैसा पर्यावरण मिला वैसे उनकी पहचान हो गई और वैसे उनकी संस्कृति हो गई। ठीक, कोई फूड गैदरिंग हंटिंग कर रहा है क्योंकि वहाँ पर घने जंगल हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं जिनसे उनको खाद्य संग्रह, कंदमूल, फल की भी प्राप्ति हो रही है और शिकार भी कर रहे हैं वो लोग, और अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ को झोपड़ियाँ बना के रह रहे हैं कि हम पता चले कि झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कोई जीव जानवर जंतु आए बड़ा सा और वो हमको हमारा शिकार कर ले। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकी पहचान और इनकी संस्कृति मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से संबंधित होती है, जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं। ठीक, जहाँ के अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं, जो स्थल के जीव जंतु हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है उनका शिकार करने की, जबकि एस्किमोज जो रहते हैं कनाडा, वो क्या कहते हैं, मछलियों के हंटिंग पे क्या कहते हैं, उनको उनकी प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का उस तरीके का इन्वायरमेंट है। इसीलिए कहा गया है कि उनकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ द ट्राइब जो है वो किससे रिलेटेड है? इज क्लोजली लिंक्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट वेयर दे लिव। जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उसी तरीके से उनकी संस्कृति हो जाती है। संस्कृति में उनका खान पान, रहन सहन सब कैसे हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि आपको एस्किमो जो जनजाति है वो जो आपकी कैरबू होती है उनकी खाल का प्रयोग करते हैं, सील की खाल का प्रयोग करते हैं वस्त्र के रूप में, जबकि पिग्मी लोग क्या करते हैं, वो लोग पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों, उनकी छालों का प्रयोग करते हैं। तो किससे संबंधित है? वो अपने पर्यावरण से संबंधित है। जिस तरीके के वो पर्यावरण में रह रहे हैं उसी तरीके से उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर का विकास हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है, और क्या एक सामाजिक संगठन है, एक छोटा छोटा ग्रुप होता है, एक छोटा ग्रुप होता है। इसलिए कहा एक सामाजिक ग्रुप होता है कि ये इनका एक सामाजिक ग्रुप है। ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप, एक सामाजिक ग्रुप है विच ऑक्यूपाइज अ डिफिनिट एरिया। एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहने वालों को उस जनजाति का नाम दिया जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तो उनको पिग्मी नाम दे दिया गया, कनाडा में वो रह रहे एस्किमो नाम दे दिया गया, वही आपके नॉर्वे में रह रहे हैं उनको लैप्स नाम दे दिया गया, फिनलैंड में रह रहे हैं उनको फिन्स नाम दे दिया गया, और इसी तरह रसा में रह रहे हैं उनको युकागिर नाम दे दिया गया, चुचकी नाम दे दिया गया। तो डिफरेंट नेम्स जो हैं उनको दे दिए जाते हैं जहाँ पर वो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। तो एस्किमो का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है? नहीं, एस्किमो का जो है आपका जो है ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड का वो उत्तरी क्षेत्र है। जैसे कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, ग्रीनलैंड का उत्तरी क्षेत्र और एशिया का, यानी मुख्य रूप से साइबेरिया।
और यूरोप, यानी टुंड्रा रीजन जो होता है 75 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री में 65 अंश अक्षांश से 70 अंश अक्षांश के मध्य जो है इनकी स्थिति पाई जाती है एस्किमो की। तो हमारा तात्पर्य है कि जिस तरीके जो हमने आपको डिफाइन किया उसी की बात बता रहे हैं कि वो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनकी क्या है जो विशेषता है वो सांस्कृतिक समरूपता है। उनकी संस्कृति एक जैसे पाएंगे, उनका रहन सहन एक जैसा पाएंगे, उनके जो रीति रिवाज है, धर्म है, उनकी जो भोजन, हाँ, जो निर्वहन है उनका कि कैसे निर्वाह करते हैं वो सब क्या है एक समान पाए जाते हैं, यानी कि उनकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। एंड यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक संयुक्त सामाजिक संगठन होता है। जैसे दूसरी जनजाति आ गई तो सब मिलकर लड़ेंगे। अगर आप पहुंच जाए बहुत जगह पे जो एकदम आपसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन आप किसी एक से बोलेंगे तो उनका पूरा संगठन आ जाए, सोचेंगे कि लाइए हम इनको और जागरूक करें, इनको मुक्त जैसे जाते हैं बहुत सारे लोग। अभी अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ जो एकदम आइसोलेट रहती हैं, एकदम सबसे विलग रहती हैं, आइसोलेट, विलग, अलग नहीं, विलग, एकदम विलग रहती है, जिसका किसी से कोई संपर्क नहीं, मतलब उनका अन्य स्थान, अन्य क्षेत्रों से कोई संपर्क नहीं, अन्य लोगों से कोई संपर्क नहीं, आइसोलेट रहती है एकदम से। तो उनका एक संयुक्त सामाजिक संगठन होता है कि उस संगठन में जैसे 20-20 परिवार के घर बने हुए हैं या 10, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होती है जो एरिया में रहते हैं, जैसे 20 परिवार रह रहा है, 50 परिवार रह रहा है, 10 परिवार रह रहा है, जैसे मतलब जिस तरह की जैसी जगह है, जैसा पर्यावरण, उस तरीके से लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो इसकी परिभाषा दी गई थी वो हमने आपको अभी बताई कि ट्राइब क्या है, ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप। ठीक, क्या उनकी भावनाएं भी भिन्न होती हैं? हाँ, भावनाएं भी आपस में जुड़ी होती, भावनात्मक रूप से तो रहते ही हैं वो, मतलब एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब ग्रुप से तो भिन्न होती है, एक ट्राइब्स की दूसरे ट्राइब से भिन्न होती है। इमोशंस जो होते हैं वो सब कल्चर में ही आ जाते हैं आपके, वो सब कल्चर में ही आ जाते हैं। जैसे आपके रीति रिवाज रहेंगे, इमोशंस से ही तो हम जुड़ते हैं। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हमारा परिवार कैसे बनेगा? हम लोग भावनात्मक रूप से ही जुड़े हुए हैं सबसे। अगर इतना भावनात्मक रूप से ना जुड़े हो तो हम लोग या आपके मम्मी पापा आपके लिए क्यों परेशान रहे? जानते हैं दिन भर परेशान रहेंगे, अपने लिए नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन आपके करने के लिए बहुत परेशान हैं, इतना बना दें, ये कर दें, वो कर दें। अब जो इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अब अपने लिए वो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जब तक नौकरी नहीं करते हैं लोग, मतलब बच्चे लोग, तब तक वो अपने पिताजी की पूंजी को खर्च करते हैं, लेकिन जब खुद नौकरी करने लगते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने लगते हैं। तो क्या भावनात्मक रूप से ही आपको लगाव रहता है। क्यों आप इसके लिए कर रहे हैं, क्यों आप परेशान हैं? आपने तो मेरा सवाल ये था कि भावना भिन्न नहीं होती, जैसे हम सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में, ऐसे वो लोग भी सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। जहाँ तक जिसकी सोच है, लेवल ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कुछ जो है जैसे ट्राइब्स जो होते हैं एकदम आइसोलेट हैं, अब कुछ को धीरे धीरे, जैसे कनाडा की सरकार जो है एस्किमो और आइनूक पाए जाते हैं वहाँ पर, उनको जो है उनके लिए कार्य कर रही है। तो वहाँ पर जो टिम्बर इंडस्ट्रीज़ है, जो लकड़ी उद्योग है, तो उसमें उनको रोज़गार भी दे रही है। तो जिस तरीके से आपका लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, उस हिसाब से आपके सोचने की क्षमता का विकास भी होता है। तो उसी तरह से वो डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से वो डिफरेंट होते हैं। एक जनजातियों की दूसरे जनजातियों से सोचने की क्षमता अलग होती है, तो इस तरीके से वो अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो ट्राइब को हम एक बार फिर से बता देते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप। ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप विच ऑक्यूपाइज डिफरेंट एरिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल होमोजेनिटी and a unifying social organization. The identity and the culture of the tribe
is closely linked with the natural resources and the environment where they live. तो जनजाति जो एक सामाजिक ग्रुप होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, जिसकी विशेषता उसकी सांस्कृतिक समरूपता और उसका संयुक्त सामाजिक संगठन है। उसकी पहचान और उसकी संस्कृति उसके प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द ट्राइब। नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब कि ट्राइब की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन जान लिया तो उसी से विशेषताएं भी निकल आती हैं। जैसे आपने बताया कि ट्राइब्स क्या है, क्या क्या विशेषता है। ये तो एक सोशल ग्रुप होता है। ट्राइब इज ए सोशल, सामाजिक ग्रुप होता है। जनजाति एक सामाजिक समूह। हाँ, सामाजिक समूह। दूसरा आपने देखा कि एक डेफिनेट एरिया में को ऑक्यूपाइज करते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र को धारण करते हैं। हर क्षेत्र में जहाँ पे रहते हैं इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे हमने बताया कि कनाडा में रह रहे हैं, एस्किमो नाम है उनका। वही जनजाति जो है नॉर्वे में रह रही है, उसका नाम लैप्स पड़ जाता है। वही फिनलैंड में रह रही है, उसका नाम फिन्स पड़ जाता है। वही साइबेरिया में रह रही है, उसका नाम चुचकी पड़ जाता है, तुंगू पड़ जाता है, याकूत पड़ जाता है। तो एक डिफरेंट जो है ये एक निश्चित डिफरेंट एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र को धारण करते हैं। फिर इनके जो कल्चर होता है, जो इनकी संस्कृति होती है वो समान होता है, मतलब कॉमन कल्चर। ट्राइब जो होते हैं, एक ट्राइब की जो संस्कृति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, कॉमन होती है। इसी तरीके से इनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, इनके जो पूर्वज होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं। सबके जो जनजाति है उसके पूर्वज एक रहे। फिर जहाँ पर ये एक कृषक के रूप में है, जैसे हमने बताया कि मसाई जनजाति वो कृषि करती है, तो जहाँ पर एक कृषक के रूप में वहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जा रही है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जा रही, परंपरागत एग्रीकल्चर की जा रही। कहीं कहीं पर उसको झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। झूम, हाँ झूम, हाँ शिफ्टिंग या झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक, शिफ्टिंग या झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्योंकि इनके पास कोई आधुनिक यंत्र तो होते नहीं है, ना इनके पास जो है रासायनिक उर्वरक है, तो ये ट्रेडिशनल जो परंपरागत पुराने तौर तरीके से और बहुत कम मात्रा में इनके पास जो होते हैं उपकरण होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, उसके सहारे जो है ये कृषि करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसे कि एक जगह की उर्वरता समाप्त हो जाती है, मान लीजिए कृषि करते करते, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जब उसकी उर्वरता फिर से आ जाती है तो फिर से करने लगते हैं, 3-4 साल के लिए छोड़ देते हैं, शिफ्ट करो, एक जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। स्थानांतरणशील कृषि हिंदी में बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दूसरी बात ये है कि इनकी विशेषता ये है कि जो ये एग्रीकल्चर में लगे होते हैं वो इनका परिवार ही मजदूर के रूप में कार्य करता है, मतलब कोई बाहरी मजदूर नहीं आते, इनका पूरा परिवार उसी में लगा होता है और यही उसमें एक मजदूर के रूप में कार्य करता है। जो भी एग्रीकल्चर होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो एक सीमित मात्रा में होता है, एक इनके जीवन निर्वाह के लिए ही हो पाता है। कहीं पर अगर बहुत कुछ बचता है तो बहुत नाम मात्र के लिए जो है ये बाजार में जाकर बेच पाते हैं, नहीं तो इनके जीवन निर्वाह के लिए ही उससे उत्पादन हो पाता है। सर, इनका जो निवास परिवर्तन बार बार हो रहा है उसका कारण कृषि ही है कि अपने स्वयं निवास बदल देते हैं एक जगह? नहीं, हर के अलग अलग है। ज़्यादातर तो जो होता है कि जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, और हमारे जैसे हम मतलब जो आधुनिक मानव है, हम लोग जैसे 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 उनके एरिया में जाते जा रहे हैं तो थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये बात है, हम तो चाहते हैं कि उनको डेवलप करें। जैसे हमने बताया कि कनाडा की सरकार और इधर रूस की सरकार जो है हमारे जो जनजातियाँ हैं उनको शिक्षित करने में लगी हुई है। भारत में जैसे नागा जनजातियाँ हैं तो इनको शिक्षित करने में लगी हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका शिक्षण जैसे जैसे होगा तो विकास होता है, तो वैसे भी ये धीरे धीरे स्थान अपना बदलते रहते हैं।
जब तक आइसोलेटेड रहेंगे तब तक जो है ये अपना स्थान नहीं बदलते, एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये हो जाता है। ये मान लीजिए कि अब वहाँ पर इनको शिकार नहीं मिल रहा है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में भी ये अपना स्थान बदल देते हैं। कुछ शिफ्टिंग कंडीशन से इसकी प्राकृतिक आपदा भी होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। प्राकृतिक आपदाएं भी हो जाती है। मान लीजिए आपका अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, अगर जो पहाड़ी क्षेत्र में जनजातियाँ रहती है तो वहाँ से उनको जाना पड़ता है, हटना पड़ता है। वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब। जो विश्व की जो मेजर ट्राइब्स है, जनजातियाँ हैं, उनका विश्व वितरण किस तरीके से है, ये जो है हम चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड का मैप आप बना लें।
तो सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति के बारे में बात करते हैं। एस्किमो जनजाति जो है आपकी कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का, ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का में और ग्रीनलैंड एस्किमो। अलास्का में भी पाई जाती है और नॉर्वे में इसको लैप्स कहते हैं। लैप्स नॉर्वे और फिन्स उसको फिनलैंड कहते हैं। एक ही जनजाति थी। हाँ, ये एक ही तरीके की जनजाति, मतलब इनके जो है संस्कृति, लक्षण, जो विशेषताएं वो मिलती जुलती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। अगर डिफरेंस ना पाया जाता तो नाम ना अलग अलग दिया जाता, लेकिन ये चूँकि एक ही तरीके के क्षेत्र में रहती हैं, ये वास्तव में टुंड्रा रीजन में रहती है 65 अंश से 70 अंश। इनका जो निवास है वो 65 अंश उत्तरी अक्षांश से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसलिए कनाडा के उत्तरी भाग में कहा गया है। अलास्का कनाडा के उत्तरी भाग, एस्किमो नॉर्वे में इनको लैप्स के नाम से, लैप्स नॉर्वे, फिन्स फिनलैंड, इन्हीं को एशियाई यानी कि जो टुंड्रा रीजन है एशिया का, उसमें इनको सेमाइड या सेमाइड जो आपका यूकागिन, यूकागिन टुंगू और सब लास्ट में चुचकी, टुंगू और चुचकी, ये आपके एशियाई टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। एशिया के टुंड्रा क्षेत्र में, फिर से नाम पढ़ दे रहे हैं, सोमाइड या सेमाइड, जो आप लिखना चाहें SEA और या SOMAID, सोमाइड, यूकागिन, तुंगू और चुचकी, ये लिखा हुआ है। चुचकी, सेमाइड, यूकागिन और तुंगू। और भी नाम है, वैसे इनके ओस्त मास्क है, याकूत है, सब यही पाए जाते हैं। याकूत, ओस्त, मास्क, इसी जगह पे तातर पाई जाती है। तातर जो आमू रिवर है वो तातर स्ट्रेट पे गिरती है। जो साइबेरिया पार्ट है उसका, उसमें ये पाई जाती है। हाँ, सारी जनजातियाँ मुख्य रूप से आपको सेमाइड, यूकागिन, चुचकी, याकूत ये याद रखना, ये आते हैं।
कोरिया एरिया की कौन से एरिया में है? ये सब साइबेरिया है, साइबेरिया क्षेत्र या एशिया का टुंड्रा क्षेत्र कह लीजिए या साइबेरिया। दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकता है, एशिया का टुंड्रा क्षेत्र या साइबेरिया। ये कोरिया भी लिखना चाहता हूँ। कोरिया इसी को थोड़ा सा दक्षिण आयमुख के नाम से कनाडा में जानते हैं। न्यूज भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं आयमुख न्यूज भी कहीं कहीं मिलेगा, कनाडा में तो फिर से एक बार इसको समझ लें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो 65 अंश उत्तरी अक्षांश से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी कि कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का, ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में, यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में और एशिया के टुंड्रा क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। एस्किमो कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे में इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी नॉर्वे ना लिख के आपको स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी लिख सकते हैं, स्कैंडिनेविया क्षेत्र भी लिख सकते हैं या स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी लिख सकते हैं एग्जाम में। फिनलैंड में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद ये यूरोप का टुंड्रा रीजन हो गया। एशिया का जो टुंड्रा रीजन है स्पेशली साइबेरिया जो क्षेत्र है, सुमाइट, यूकागिक, तुंगू, चुचकी, याकूत, ओस्ट, मास, कोरिया और ताता। ये जनजातियाँ हैं। तो अब इनके बारे में लिख लिया आपने? लिख लीजिए तो फिर आपको इनके कुछ विशेषताएं बता दें, इनकी जीवन शैली क्या है और इनका रहन सहन क्या है। तो अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग, इनमें जो है एस्किमो जनजाति पाई जाती है। देखिए मुख्य रूप से आखेट और खाद्य संग्रह यानी कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो है इनके जीवन निर्वाह का तरीका है। ये भी आता है कि इनके जीवन पद्धति क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है जीवन निर्वाह की। तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग पहले, फूड गैदरिंग बाद में। मतलब प्राथमिक जो एक्टिविटीज़ है उनकी हंटिंग है और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है गौड़ जो है वो फूड गैदरिंग। लेकिन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग स्पेशली ये फिशिंग करते हैं, जो है मछलियों का शिकार करते हैं। तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सब ये जो जनजातियाँ मुख्य रूप से उनकी विशेष जीवन पद्धति क्या है, जीवन निर्वाह की पद्धति क्या है। तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, आखेट व खाद्य संग्रह। आखेट से मतलब यहाँ शिकार से जो मछलियों का जो है शिकार करते हैं। तो फिशिंग एंड फूड गैदरिंग भी हो सकता है, नहीं तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग रहेगा। ये कच्चा मांस ही खाते हैं, ये कच्चा मांस खाते हैं।
शिकार करने के पश्चात ये कच्चा मांस खाते हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य रूप से तो मछलियाँ व्हेल और सील का शिकार करते हैं, सील मछली और व्हेल का शिकार करते हैं। और इस ध्रुवी भालू है और जो कैरिबाऊ या कैरिबाऊ जो है उसका शिकार ये करते हैं। सर कैरमू क्या है? जानवर है, ये भी जंतु है, जैसे मतलब ये स्थल पर जानवर होते हैं जैसे जंतु। ठीक, अभी पहनने में कैरमू की खाल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा से सील की जो खाल होती है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा इनको गर्माहट देती है। तो ज़्यादातर कैरमू की खाल को जो है से बनाए वस्त्र पहनते हैं, उसी को पहनते हैं। यहाँ पर मांस को इकट्ठा करने की परंपरा नहीं है, ये मांस को इकट्ठा नहीं करते, ना ये किसी से मांगते हैं, उनके यहाँ मांगने की भी परंपरा नहीं, चाहे मर जाएं लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से कि हमको आप खाना दे दीजिए। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है तो ये सील मछली का शिकार करने के लिए या शिकार करने के लिए जिस भाले का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग हारपून कहते हैं। क्या कहते हैं? हारपून। एग्ज़ाम में आता है। हारपून का प्रयोग ये लोग करते हैं। और वहाँ तो बर्फ़ ऊपर जमी रहती है समुद्रों में, जो सागर होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस बर्फ़ में एक छेद करके हड्डी डाल देते हैं। आज जब सील मछली आती है उस हड्डी को देखकर तो सांस लेती है उसी छिद्र के सहारे, तो वहाँ पर बैठे जो ये होते हैं एस्किमो, ये जान जाते हैं कि अब मछली आ गई है, इनको एहसास हो जाता है और तेज़ी से ये भाला जो है उस पर मारते हैं, जिससे उसके मांस तक में भाला चला जाता है, यानी कि वो फिर फंस जाती, जा नहीं पाती है। फिर बर्फ हटाकर ये लोग उसको निकाल लेते हैं। तो इसको हारपून। सर सभी जनजातियों की विशेषता बता रहे हैं? हाँ, ये मिली जुली सबकी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चूँकि सबको अलग अलग बताना संभव नहीं है, ये एक कॉमन बताया जा रहा है। ये मतलब जितना यहाँ तक बताया, जो क्या कहते हैं टुंड्रा रीजन में रहती है, उनकी सबकी एक ही जैसी विशेषता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनकी थोड़े बहुत मतलब कि औजार का प्रयोग थोड़ा से अलग करते हैं, उनके औजार थोड़ा से अलग हुए, तो ये सब में थोड़ा है, लेकिन उनको जो एक कॉमन निकल के आती है, जैसे हर एक आदमी की विशेषता अलग है, हमारी अलग, आपकी अलग, ही तो लोग बैठे अलग है, लेकिन हम लोग की जो कॉमन विशेषता है उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसी तरीके से ये कि हम एक कॉमन सब में जो कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन पाई जाती हैं, तो वो उस तरीके से इसको बताया जाता है। नहीं तो इस तरीके हर व्यक्ति में अलग अलग है, कोई पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है, कोई पढ़ने में कम मन लगता है, किसी का बात करने में ज़्यादा मन लगता है, किसी का घूमने में, तो हर की अलग क्या कहते हैं विशेषता हो जाती है। ठीक, क्योंकि विशेषताएँ बदल जाती हैं, परिस्थितियों के अनुसार विशेषताएँ बदल जाती हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसे बदल जाती है। वैसे बहुत सारे बच्चों को देखिए इलाहाबाद जाते हैं, सोचते हैं कि हम टीजीटी की तैयारी करें, पीजीटी की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, लेकिन वहाँ जहाँ रहते हैं 6 महीने 1 साल, तो फिर वो किसकी तैयारी करने लगते हैं? यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उस तरह उनको माहौल मिल जाता है। तो इन्वायरमेंट हमारे विचारों को बदल देता है, तो वहाँ हमारे सोचने की क्षमता बदल जाती है और कार्यशैली भी बदल जाती है। तो इस तरीके से परिस्थितियों से भी हमारी जो एक्टिविटीज़ बदलती रहती है। अब ये जो है एक स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं जो हड्डियों से बनी होती है। किसका प्रयोग करते हैं? स्लेज गाड़ी का। ये भी आता है कि कौन
कौन सी जनजाति जो स्लेज का प्रयोग करती है, स्लेज गाड़ी। जिसे पहिए नहीं होते हैं, बर्फ में कुछ चीज़ जो हड्डियों से बनी होती है, हड्डी और लकड़ी से बनी होती है, और इसको रेंडियर खींचते हैं। जो तरीके के कुत्ते होते हैं वो रेंडियर के द्वारा खींचे जाते हैं, रेंडियर पालते हैं लोग। अब कुछ लोग रेंडियर का मांस खाते हैं, कुछ लोग रेंडियर को मांस नहीं खाते, कुछ लोग रेंडियर में सवारी नहीं करते। तो ये अलग अलग जनजातियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं, तो ये रेंडियर को पालते हैं। रेंडियर के द्वारा ये स्लेज गाड़ी जो है खींची जाती है, जो मुख्य रूप से जो कैरिबू जो इनका ये होता है, या सींग जो उनकी हड्डियाँ होती है, उन्हीं से ये बनाते हैं। और जो ये नाव का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए, जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक कहते हैं। कयाक उसको कयाक कहते हैं। ये कहाँ की बनी होगी? ये भी सब हड्डी और लकड़ियों की बनाते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है, इनके पास हड्डी है और लकड़ियाँ हैं। अब लकड़ियाँ भी बहुत इनके पास जो होते हैं वो सीमित मात्रा में चूँकि मिलती है इनको। वहाँ पे आप जानते हैं बर्फ़ जमी रहती है सर्दियों में, तो सर्दियों में इनका जीवन बहुत कष्टकारी होता है। तो चर्बी इकट्ठा करते हैं सील की और उसी को जलाते हैं गर्मी ठंडी में, उसी से प्रकाश करते हैं। तो इस तरीके से ये जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसको कयाक कहते हैं। एक जो है जो ये बड़ी नाव का प्रयोग करते हैं, जो कई लोग मिलकर शिकार करते हैं, तो उसको उमियाक कहते हैं। उसको उमियाक कहते हैं। उसमें कई लोग जो है शिकार करते हैं। उमियाक ये बड़ी नाव का प्रयोग करते हैं। उमियाक जो है खाल की जो मड़ी हुई एक तरीके से नाव होती है, खाल से ये उसको मढ़ के बनाते हैं। आप समझ ही रहे कि जैसे खाल हो गई और हड्डियाँ हो गई किनारे किनारे, उन पे ये बना लेते हैं नाव। और ये अपने रहने के लिए बर्फ कई घर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और ये क्लास आपको सेकंड थर्ड से भी पढ़ाया जाता है। तो छोटे बच्चों की आप किताबें देखिए तो उसमें एक टॉपिक है सेटलमेंट, बस्तियाँ, हैबिटेट। तो उसमें जो है आपको मिलेगा कि जो जनजातियाँ टुंड्रा रीजन में रहती हैं, खासतौर से वहाँ पर केवल आपको एस्किमो जनजाति मिलेगा, और उसमें बताया जाएगा कि ये लोग जो है बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो हमने आपको बताई एस्किमो की। जो आपको याद रखना है, सबसे याद रखना है कि जो जिस भाले का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए उसको हार्पून कहते हैं। दूसरा गाड़ी, हाँ, स्लेज गाड़ी इनकी होती जो रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। तीसरा जो नाव है उसको कयाक कहते हैं। और चौथा जो है जो इनके आवास होते हैं बर्फ के बने हुए, उनको इग्लू कहते हैं। ये खास तौर से इनकी पद्धति, जीवन पद्धति जो है वो हंटिंग एंड फूड कहते हैं। शिकार और भोजन, जो खाद्य संग्रह होता है, इन्हीं को जो है दक्षिण में थोड़ा आते तो आयलू कहते हैं इसे। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका करके आता है, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है इसको रेड इंडियन कहते हैं।
रेड इंडियन। आपके इसमें उत्तरी अमेरिका करके आता है एग्जाम में कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको उत्तरी अमेरिका लगाना है। फिर इसके बाद मैक्सिको में माया पाई जाती है। माया मैक्सिको में, आप प्लेस स्थान भी लिखते जाइएगा। माया मैक्सिको में। अमेज़न में बोरो जनजाति पाई जाती है। आपकी अमेज़न बेसिन में बोरो, अमेज़न बेसिन। औका, औका जो है इक्वाडोर में पाई जाती है। औका ये कहाँ पाया सर? इक्वाडोर, इक्वाडोर। ये रेड इंडियन की प्रकार है। रेड इंडियन जो है आपके नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, विशेष खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसमें उत्तरी अमेरिका भी हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी हो सकता है। रेड इंडियन जो अमेरिका के आदिवासी थे वो रेड इंडियन ही थे। ये तो यूरोप के लोग जाकर वहाँ पर बस गए, उन्होंने इसका विकास किया। सर इसका नाम रेड इंडियन कैसे पड़ा? अब पड़ा उसका नाम रेड इंडियन। कुछ मतलब मिलता जुलता है क्या भारत से? नहीं, भारत से मतलब नहीं है, लेकिन अब ये पूरा उसका इतिहास कैसे, किसको क्या नाम दिया गया वो थोड़ा सी पढ़ना है कि रेड इंडियन कहाँ जनजाति पाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, माया आपने मैक्सिको में लिख लिया, माया सभ्यता भी हुई थी, माया सिविलाइजेशन। औका इक्वाडोर और बोरो अमेज़न बेसिन। गाउचो, गाउचो ऐसे एक तरीके से पशुपालक के रूप में काम करते हैं, आप स्थायी कृषक और पशुपालन का काम करते हैं। उरुग्वे और अर्जेंटीना में काम करते हैं। उरुग्वे और अर्जेंटीना। गाउचो, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का। हाँ, अगर एक भी लगाना तो अर्जेंटीना में। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। अब चलते हैं आप अफ्रीका, जहाँ बहुत सारी जनजातियाँ अभी भी पाई जाती हैं। बहुत सारी कितनी जनजातियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी जनजातियों के बारे में मालूम नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी जनजातियाँ हैं जो किसी से मिलना नहीं चाहती, अगर आप जाइए तो आपको मार दें। हाँ, भारत में बहुत सारी जनजातियाँ। तभी तो सर कहीं कहीं मैंने यही क्वेश्चन किया था ना कि भावनाएं भी कहीं कहीं कुछ न कुछ अलग हैं थोड़ी। हाँ, बिल्कुल अलग। हमने आपको बताया कि अगर कोई नया पर्सन जाता है तो उसको वो हाँ। मार देते हैं। सब जगह नहीं करता, अमेरिका वगैरह इसमें अफ्रीका में ज़्यादा है। अभी अफ्रीका वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें ज्ञात नहीं है। आप जानते हैं उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। अभी बहुत सारा उसमें जानने के लिए बाकी है। डार्क। तो चलिए, इसकी जो सबसे खास प्रमुख जनजाति है पिग्मी है। पिग्मी, पिग्मी जो मुख्य रूप से जायरा या कांगो बेसिन में रहती है। पिग्मी, इनकी कई उपजातियां हैं। वैसे इनकी कई उपजातियां।
जैसे मुख्य रूप से मैं इसको तवा या बतवा भी कहते हैं। अगर यहाँ देखा जाए इस जगह भूमध्य रेखा में जो रहती है तो तवा या बतवा भी कहते हैं। इसके ऊपर जो रहती है इसको ममूती कहते हैं। इसके जो ऊपर रहते हैं उसको ममूती कहते हैं और इसके जो नीचे रहते हैं इसको बिंगा कहते हैं। लेकिन ये सब पिगमी जनजातियाँ ही हैं और इससे जो दक्षिण में रहती है इसको गेसरा कहते हैं। इनका जो विस्तार है वास्तविक 3 डिग्री 3 अंश उत्तरी अक्षांश से 3 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। लेकिन वास्तव में आपको कोई पिगमी जनजाति जानना है, ये सब उसी के उप सब ग्रुप हैं जो क्रम से हैं। भूमध्य रेखा में तुआ रहती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में ममूती, तुआ के दक्षिण में बिंगा और बिंगा के दक्षिण में गेसरा। ममूती MPUTI हिंदी में ऐसे लिखें ममूती। इसको तुआ, इसको बिंगा, इसको गेसरा। मुख्य रूप से जायरे या कांगो बेसिन में ये पाई जाती हाँ ये पाई आता है, एग्जाम में आता है। इनका जो मुख्य जीवन यापन का तरीका है वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार और फूड संग्रह। हाँ खाद्य संग्रह, जैसे कंद मूल फल ये सब इकट्ठा करते हैं, जो स्पेशली जो औरतें होती हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और महिलाएं जो होती हैं पुरुषों के द्वारा शिकार करने का कार्य। ये पेड़ों पर अपनी झोपड़ियाँ बनाकर या कहीं कहीं पर जहाँ जंगल घने नहीं है वहाँ पर ज़मीन पर भी स्थल पर भी बनाकर रहते हैं। इनकी जो झोपड़ियाँ होती है वो घास है, बांस है, पत्थर है, मिट्टी है, इससे जो है बनाते हैं। पेड़ों में कहीं पत्थर नहीं जाते, पेड़ों में कहीं पत्थर लगा नहीं, पेड़ों में पत्थर नहीं लगाएंगे, ज़मीन की ही बात है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। सर इस गाउचों के बारे में कुछ बताइए। गाँव होता है तो ये पशुपालक के रूप में होते हैं और जो स्थायी कृषि करने लगे हैं वहाँ पर। जब पेड़ों पर बनाते हैं तो वो खाली लकड़ियाँ और घास का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर तो जब ज़मीन में भी बनाते हैं तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पर लियान्स पाए जाते हैं, क्लाइंबर्स पाए जाते हैं भूमध्य रेखी क्षेत्र। अच्छा आपको नहीं पहले पढ़ाया, क्लाइंबर्स पाए जाते हैं, लताएँ पाई जाती है बहुत सारी, जो है इतनी मतलब उनकी ऊपर से जड़ें आती कि ज़मीन तक रहती हैं। जो आप देखते हैं बरगद वगैरह की नहीं तो उनको ज़मीन में गाड़ लेते हैं चारों तरफ से और फिर उसी में जो है पेड़ पौधे घास लगा के रहते हैं। ठीक, वे वैसे छोटे आकार के होते हैं, नाटे कद के होते हैं, लेकिन खाने में मतलब उनकी खुराक बहुत ज़्यादा होती है। ये एक शिकार करने के साथ साथ एक बार में खाना खाने के साथ साथ 40 केले एक साथ खा लेते हैं। केले मतलब खाना खाने के साथ, ऐसे नहीं अकेले। इसमें खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आप सलाद जैसे आप स्वीट वगैरह लेते हैं एक पीस, या आप सोचते कि एक अमरूद खा लें, एक बनाना खा लें, तो वैसे 40 केले एक बार में खा लेते हैं खाना खाने के साथ। इनका केला जो है फ्री है, वही है सबसे ज़्यादा फ्री इनका केला ही है, फ्री भोजन है। ये झोपड़ियाँ जो बनाते हैं
वो मधुमक्खी के छत्ते के समान बनाते हैं। जो आकार होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। सर जी फिर खेती में क्या करने लगे जब केले खाते हैं? जो केले खाते हैं जंगली केले खाते हैं, जंगल में जो केले नहीं उगते हैं वो केले खाते हैं। ये सब जंगली चीज़ें, मतलब जंगल में जो अपने आप उग रहा उसको खाते हैं। कंद, मूल, फल, ये सब जो मिल रहा है जंगलों से उसको खाते हैं। ये कुछ करते नहीं है, खाली शिकार करते हैं मुख्य रूप से। और जब बड़े शिकार, बहुत बड़ा शिकार करना होता है जैसे हाथी वगैरह का है, तो ये विषाक्त तीर का प्रयोग करते हैं। जैसे धनुष बाण तो इनका मुख्य शस्त्र है, तो विषाक्त जिसे विष लगा होता है ऐसे तीर का प्रयोग ये करते हैं। तो ये था पिग्मी के बारे में। इसी जगह पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति रहती है। आता है एग्जाम में, मसाई, पूर्वी अफ्रीका। ये एक तरीके से कृषक हो गए हैं। ये अपना जीवन यापन जो है स्थायी कृषि करके रहते हैं। मुख्य रूप से केन्या में अगर कोई देश का नाम आए तो केन्या है, उगांडा उसमें ही रहते हैं। नहीं तो पूर्वी अफ्रीका करके आता है ईस्ट अफ्रीका। अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो केन्या आपको लगाना है। ये मुख्य रूप से झोपड़ी बना के रहते हैं और इनकी झोपड़ी के समूह को क्राल कहा। क्राल, इसको कहा जाता है झोपड़ी। हाँ, झोपड़ियों के समूह जो होते हैं उनको क्राल कहा। मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, स्थायी कृषि करते हैं, कृषक हैं। क्राल कहते हैं इसको। इनका एक धार्मिक नेता भी होता है, इसको लैगून कहते हैं। लैगून एक धार्मिक इनका नेता होता है जो सभी तरीके के धार्मिक कार्य कराता है। लैगून ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्यूकू जनजाति भी रहती है केन्या में। केन्या KITUY केन्या में निवास करते हैं। इसके बाद नाइजीरिया में फलानी या फुलानी और हौसा। नाइजर नदी के पास है। नाइजीरिया, फुलानी और हौसा। ये आपको सब मैच कराने के लिए आएंगे तब आपको जानना है फुलानी और हौसा। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में हैमाइट्स रहते हैं।
पश्चिम अफ्रीका। इसी जगह बर्बर भी रहते हैं, खासतौर से अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। कहीं कहीं बार्बर भी मिल सकता है आपको, बर्बर। ये भी उत्तर अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में या उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, मुख्य रूप से अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। ये अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। मैप में आप देखें तो आपको कर्क रेखा के पास है सर, कर्क रेखा के पास। नहीं, हाँ ये जो, हाँ इसी का फल्लार कृषक है जो मिस्र में रहते हैं। फल्लार मिस्र में या नील नदी घाटी, फल्लार। मिस्र में और कहाँ पर जाती है? नील नदी घाटी में अल्लाह बता दो कहाँ? मिस्र, मिस्र, इजिप्ट में, मिस्र में, हाँ नील नदी घाटी। ये कृषक है, इसलिए नील नदी घाटी के किनारे रहते हैं। फिर आपके बुशमैन जो कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम ये भी करते हैं। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बताना, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं। धनुष बाण जो होता है इनका मुख्य अस्त्र होता है। और ये गुफाओं अथवा गहरे भू छिद्रों में जो है निवास करते हैं, या तो गुफा में निवास करते हैं या गहरा भू छिद्र जमीन में गड्ढा बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। कहीं कहीं झोपड़ी में भी ये रहते हैं, मतलब जैसा इनको स्थान मिल गया, गुफा मिल गई तो गुफा में रहने लगेंगे, नहीं बहुत दूर तक कुछ नहीं है तो अपना ज़मीन में ही गड्ढा खोद के हो जाते हैं। ठंडियों में अपना सिकुड़ के जैसे कुत्ता नहीं एकदम समेट लेता है अपने आप को, उसी तरीके से लेट जाते हैं। और जहाँ इनको झोपड़ी मिल गई, मान लीजिए कुछ वनस्पति मरुद्यान वगैरह मिल गया, ओएसिस वगैरह मिल गई, तो जहाँ पे पेड़ पौधे मिल जाते हैं तो वो झोपड़ी भी बना लेते हैं। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, इसको आपको याद रखना। हॉटेंटॉट भी इसी की तरीके के हैं, नाम केवल अलग है। हॉटेंटॉट
वो भी काला आर्य मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। हॉटेनटॉट। बंटू भी एक जनजाति है जो दोनों जगह पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और मध्य अमेरिका में भी पाई जाती है। बंटू दक्षिण अफ्रीका में भी और मध्य अमेरिका में भी पाई जाती है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जुलू, और बोवर ये दक्षिण अफ्रीका में। उससे सुनने बुशमैन और हॉटेनटॉट काला आर्य मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक, बुशमैन के बारे में डिटेल में आता है। हॉटेनटॉट भी उसी तरीके से कोई नाम अलग है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका का जो नेटाल प्रांत है, नेटाल, उसमें पाई जाती है। बोवर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बंटू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और मध्य अफ्रीका में भी पाई जाती है। बंटू ये पिग्मी के साथ अपना व्यापार ही करते हैं, ट्रेड, जो साइलेंट ट्रेड करते हैं, शांत व्यापार करते हैं। जाके मांस का टुकड़ा रख देते हैं और ये जाके उसके बदले मान लो थोड़ा सा मांस रख दिया, और जाकर जो है उसके बदले गेहूँ रखाते हैं। डम ट्रेड या साइलेंट ट्रेड कहते हैं, शांत। हम आपस में बातचीत नहीं करते, वो रख गए उस जगह पे, हम गए उसको उठा ला, उसको बदले उसको रख, कोई बातचीत हमारी नहीं है। सर ये जो बुशमैन जनजाति होती तो इसका परमानेंटली निवास होता है कि हाँ, नहीं, काला आर्य मरुस्थल है। जैसे शिकार के पीछे भाग रहे हैं तो कभी कभी चेंज भी कर लेते हैं, कभी कभी 40-40, 50-50 किलोमीटर चले जाते हैं जंतु का शिकार करते हुए। कोई विशाल इनको जानवर मिल गया तो उसके पीछे भागते भागते 40-40, 50-50 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अब ये ग्रुप में रहते हैं, जहाँ इनका 8-10 परिवार का ग्रुप बन गया, वहीं रुक जाते हैं, लेकिन रहते अपने क्षेत्र में ही काला आर्य मरुस्थल। जनजातियों का अब आपको पढ़ाएंगे, ये तो आपको ट्राइब्स पढ़ा रहे हैं, जब आपको रेसेस पढ़ाएंगे कैसे उनकी जातियाँ अलग हुई, तब वो आपको बताएंगे कैसे पीछा करते करते यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जो टॉपिक मिला वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें रहता है, बताते हैं रेसेस जो प्रजाति होती है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ट्राइब्स है, वो रेसेस है। ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जानते होंगे, पढ़े होंगे, उनको हमने पढ़ाया है। ये फर्स्ट ईयर में ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो ये थी आपकी अफ्रीका की जनजातियाँ, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अब आइए एशिया की बात करते हैं। हाँ, एशिया में अरब में बद्दू जनजाति पाई जाती है, अरब ट्राइब, बद्दू। बद्दू ये खाना बदोश लोग हैं, मतलब एक जगह से चलवासी हैं, मतलब एक जगह ये स्थिर नहीं रहते, चलते रहते हैं। अपना ऊँट है और उनके जानवर जो हैं उनको लिए चलते हैं। इनका काम ही है पशुचारण, और तो पशुपालन, पशुचारण, तथा जहाँ कहीं ओएसिस है, मरुद्यान है, वहाँ पर मरुद्यानी कृषि करते हैं। इस तरीके से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। शिकारी नहीं है। शिकारी नहीं, शिकार नहीं करते, ये पशुपालन और पशुचारण ये करते हैं, और मरुद्यानी कृषि करते हैं। जहाँ पर इनको मरुद्यान मिल जाते हैं, ओएसिस मिल जाती है, वहाँ पर मरुद्यान करते हैं।
सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में किर्गिज या किर्गिज, जो आप या इसको किर्गिजी, कजाक, ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाई जाती है। किर्गिज मुख्य रूप से स्टेपी रीजन में पाया जाता है, जो रूस का स्टेपी क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। एग्जाम में जो आपके आता है वो मध्य एशिया करके आता है, सेंट्रल एशिया। किर्गिज या किर्गिज, ये इंपॉर्टेंट, किर्गिज या किर्गिज। कालमुक भी कहते हैं, कहीं कि कालमुक भी मिलेगा, कालमुक, किर्गिज या किर्गिज। ठीक, जैसे कि उसमें पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि स्टेपी रीजन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इनका भी काम मुख्य रूप से पशुपालन और पशुचारण है। पशुपालन और पशुचारण के माध्यम से जो है ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, और ये जो निवास करते हैं वो तंबू लगा के करते हैं, मतलब तंबू के रूप में अपना निवास बनाते हैं, जिन्हें यूर्त कहते हैं। गोलाकार जो तंबू बनाते हैं, लगाते हैं, यूर्त, इनको यूर्त कहते हैं। अफरीदी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अफरीदी, धीरे धीरे जो मेन सोसाइटी है, जो मेन समाज है, उसमें भी ये शामिल हो रहे हैं अफरीदी। हालांकि पिछड़े नहीं रह गए, बहुत पिछड़े हैं। वेदा श्रीलंका, आइनू जापान, पाकिस्तान, आइनू बहुत आता है एग्जाम में, आइनू पूछा जाता है। आइनू किस देश की जनजाति है? जापान। जापान, हाँ। सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। सेमांग मलाया प्रायद्वीप या मलेशिया, सेमांग। पुनान बोर्नियो में पाए जाते हैं। पुनान, बोर्नियो। पापुआंस न्यू गिनी में पाए जाते हैं। न्यू गिनी, पापुआंस, न्यू गिनी। सेमांग पाया जाती, इसी के दक्षिण में सकाई जनजाति पाई जाती है, मलेशिया में सकाई।
जनजाति के दक्षिण में पाई जाती है। एबोरिजिन्स या इसी को आदिवासी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पश्चिमी और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बिंदुबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बिंदुबू बिंदुबू और माओरी न्यूजीलैंड। माओरी न्यूजीलैंड। कहीं कहीं पे मगयार मिल जाता है पूर्वी यूरोप में। मगयार पूर्वी ईस्ट आता नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आए वो सारी जनजातियाँ हैं, और आपके टेस्ट में भी इसी से आएंगे। लेकिन पुनान बोर्नियो बोर्नियो ट्राइब्स तो आपको अलग बात है कि मालूम होना चाहिए कि ट्राइब्स क्या होती है, कैरेक्टर्स क्या होती है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा जो आते हैं वो आपसे ये पूछा जाता है कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, और जो हमने आपको बताया कि एस्किमो और पिग्मी के बारे में और मसाई के बारे में, वो मुख्य रूप से आता है आपके उसकी क्या क्या विशेषताएँ, तो वो इन तीन जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। शिवलू वगैरह है, स्लेज गाड़ी है, रेंडियर है, और हारपून है, हारपून का कौन प्रयोग करते हैं, ये सब पूछा जाता है। ये सकाई मलेशिया, हाँ, ये मलेशिया में पाए जाते हैं। मसाई जहाँ पे ये सीमांत पाए जाते हैं वही चाहिए। ये भी मुख्य रूप से धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। इनकी भी जो जीवन शैली है वो हंटिंग है, हंटिंग एंड फूड गेदरिंग। ये भी भूमध्य रेखा के पास में, तो हंटिंग एंड फूड, जो भूमध्य रेखा के पास रहेंगे वहाँ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो है, हंटिंग प्राथमिक रहेगा और फूड गैदरिंग सेकेंडरी रहेगा। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जहाँ पे जैसी विशेषता है, तो ये लोग भी शिकार करते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारी सरकारें अपना विशेष कार्यक्रम भी चला रही जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की, जैसे रूस है और कनाडा है। कनाडा सरकार भी एस्किमो समाज को मुख्य धारा से जोड़ती है। उनके लिए जैसे जो वहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें उनको रोज़गार दिया गया है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको
भी शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में लाया। सभी सरकारों का उद्देश्य रहता है। ठीक, तो कुछ पूछना हो तो आप पूछो। समय हो गया, कल हम आपको ट्राफिक टाइप्स का ही मिला था। इंडियन ट्राइब्स में भी हम इंडियन के बारे में बताएंगे। कृषि को आइन जनजाति की बात बताइए। जापान में इसका मतलब क्या करते हैं? हुकूमत ने कब फेल हो? देखिए, ये जापान में रहते हैं। जापान का जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहीं पर ही रहते हैं। ये भी वही काम करते हैं, शिकार के द्वारा भोजन संग्रह करना। ठीक ठीक है, फिर नेक्स्ट कल आपको ब्रिड्स के बारे में आप पढ़ने आइए। कल केवल के ब्रिड्स ही बता पाए, बड़ा टॉपिक है ब्रिड्स। ठीक है।